अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एनोग्राफी बाय एन फातिमा में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान की नई किस्त के साथ। तो पढ़िए और एंजॉय कीजिए, और साथ साथ अपना रिव्यू शेयर करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट की सूरत में। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस नावल के जुमला हुकूक मुसन्निफ़ा के पास महफूज हैं, किसी भी किस्म की वेब, ग्रुप या पेज पे बिला इजाज़त शेयर करना ममनू है। ये एक तख्लीकी अफसाने पर मुश्तमिल कहानी है जिसमें लिखे गए किरदार, वाक़यात और जगहों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बराए करम पढ़ने के बाद रिव्यू शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। सो अल्लाह बड़ा बरकत वाला, सबसे बेहतर बनाने वाला है। बाब बेऐब 15 जनवरी 2023। डोंट बी स्टूपिड एजेंट 5। अगर आपकी वजह से हमारा मिशन फेल हुआ तो मैं आपकी जान ले लूँगा। कान में लगे दाने जितने नन्हे आले समात पर गूंजती गरजदार दहाड़ का असर था कि अबीर ने अपने शल असाब पर काबू पाते फौरन यमान से नजरें फेर ली और बहुत आहिस्तगी से लब दांतों में दबाए उठकर बराबर इस्तादा डॉक्टर से गोया हुई। मुझे जाना है डॉक्टर अंकल। उसके जुमले ने जहाँ एजेंट 9 के असाब ढीले किए थे, वहीं यमान बहरी के दिल की धड़कन जिंदगी में पहली बार बेतरतीब हुई थी। वो उस पल इस गुत्ती में उलझ गया था कि उस सब सुनहरी आंखों वाले हुस्न के मुजस्समे को सुनना ज़्यादा दिलकश था या फिर उसे देखना। पर अभी तो उसकी नज़रों ने उस परिवश के लासानी हुस्न को जी भर के देखा भी नहीं था और वो लड़की यहाँ से जाने की बात कर रही थी। नहीं, दिल के सुनसान खानों से काफ़ी शिद्दत के साथ नफ़ी का पैगाम समातों से टकराया था। ठीक है, आप हमें अपने घर वालों का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें मतला कर देता हूँ कि आपको आकर ले जाएं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, शुक्रिया। आंखों में नमी और खौफ के तासरात लिए डॉक्टर की तजवीज़ को रद्द करती वो बद्दखत जाने को पलटी थी कि यमान उसके ऐन मुकाबिल आ रुका। बैठ जाइए, इस हाल में अकेले जाना मुनासिब नहीं। आपके घर वाले आ जाए तो चली जाइएगा। और नीली आंखों के इतने नज़दीक आ जाने पर अबीर की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। उसके बरक्स मुकाबिल सादा शख्स के तासरात की तरह लहजा भी बहुत धीमा और उठती और पुरसुकून सा था। उस दराज कामत शख्स के वजूद से उठती क्रीड ओवेंटस की भीनी भीनी महक उसके असाब पर छा रही थी। अबीर की उलझी नजरें देख यमान खुद ही अपना तारुफ देने लगा। आप डरे मत, दरअसल मैं हूँ जिसकी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है। आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि आप कब गाड़ी के सामने आ गए और ये नाखुशगवार हादसा। उसे नज़रअंदाज कीजिए और निकल जाइए। वो जो उन नीली आंखों में बिना पलकें झपके देख रही थी, कान में गूंजती कमांड पे फौरन नजर झुकाती लड़खड़ा कर चलते उसके बराबर से निकल गई। अलबत्ता यमान और कमरे में मौजूद डॉक्टर इसकी हरकत पे शजदा रह गए थे। वो इंसान जैसे सुनने, जिससे बात करने एक दुनिया दीवानी थी, वो लड़की उस शख्स को इतनी आसानी से नजरअंदाज करके निकल गई थी। मिस, एक्सक्यूज मी मिस, आपकी तबीयत? न जाने कैसा सहर था कि वो किसी के पीछे ना जाने वाले शख्स के कदम जिंदगी में पहली बार बहुत तेजी से उस लड़की के ताक़ुब में बाहर निकले थे, मगर इससे कबल कि वो उस तक रसाई हासिल करता, खावर इन दोनों की राह में हायल हो गया। सर, बहरामी का फ़ोन है, मसला हो गया, आपको फ़ौरन निकलना होगा। तुम नवीद के साथ जाओ और मामला सुलझाओ खावर, मैं बाद में मिलता हूँ। सिर्फ 3 सेकेंड या उससे भी कम में यमान ने एक उजलत भरी निगाह खावर के घबराए हुए चेहरे पर डाली और फिर बेचैन खावर की बात सुने बगैर ही अबीर की तलाश में निकल गया, जो अचानक कहाँ गायब हो गई थी। यमान की उजलत में खावर भी तंग रह गया था। अबीर जिस वक्त कमरे से निकली थी, खावर इस वक्त फ़ोन पे बात कर रहा था, जब भी उसे देख नहीं सका था। लेकिन फ़िलहाल उसे यमान के आने से कबल बहरामी के पास पहुंचकर वो मसला सुलझाना था, जब ही सर झटक कर वहाँ से निकलता चला गया। 15 अगस्त 2019। हीर, देखें, मैं आपके लिए गरम गरम सूप बनाकर लाई हूँ। चले शाबाश, उठें। आज उसे इस घर में आए पूरे 2 हफ्ते बीत गए थे। वो जब से आई थी, डॉक्टर मदीहा, परी और कर्नल तीनों उसका भरपूर ख्याल रख रहे थे और वो सब इससे बिल्कुल अपने घर के फर्द की तरह ट्रीट करते थे। उसके साइकाट्रिस्ट सेशन भी मामूल से जारी थे, लेकिन मजाल थी कि उस दौरान उस लड़की की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकला हो। वो बस सब कुछ खामोशी से देखती, सुनती और फिर वापस अपने कमरे में बंद हो जाती। उस वक्त अपने कमरे में डॉक्टर मदीहा को देख वो बैठी थी। उसका खाना ज़्यादातर कर्नल असद ही लाया करते थे, क्योंकि वो उन्हें इनकार नहीं कर पाती थी, या उनके हाथ से खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर मदीहा उसके चौंकने पे नम आंखों से मुस्कुरा दी।
اسد نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی سے معذرت کر لیجیے گا کیونکہ آج وہ نہیں آ سکتے، انہیں بہت تیز فیور ہو رہا ہے، بس ابھی میڈیسنز لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر مدیحہ بے حد نرمی و محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتی کہہ رہی تھی، جبکہ کرنل اسد کے بارے میں سن کر تطہیر کا دل سکڑا، مگر وہ یوں ہی بت بنی خالی نظروں سے ڈاکٹر مدیحہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر مزید اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد ڈاکٹر مدیحہ اسے اس کی دوائیں دیتی کمرے کی لائٹس بند کر چلی گئی، لیکن تطہیر کی نظریں دروازے کو ہی تکتی رہیں۔ 2 جنوری 2023 سرخ آفتاب بادلوں کے ہلکے پردوں میں سے جھانک رہا تھا، ٹہنیوں پر سنہری کرنیں رقصا تھیں۔ اس نقشے کو فالو کرتے ہوئے اس جنگل نما علاقے سے نکلتے ہی اسے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ اس کا تھکاوٹ زدہ گلابی چہرہ طویل مسافت طے کرنے کے بخوبی غمازی کر رہا تھا۔ پوری سانسوں کو ہموار کرنے اس نے ایک جگہ رک کر دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے اور اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ وہ ایک آباد علاقہ تھا جہاں کچھ آبادی مقیم تھی، سڑکوں پر بھی خاصا ٹریفک رواں دواں تھا۔ عبیر نے کچھ سوچ کر وہ نقشہ دیکھا اور پھر سانس کچھ ہموار کرنے کے بعد مین سڑک تک پہنچے واپس چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کی مغز ماری کے بعد بمشکل ایک رکشے والا بعد میں پیسے دینے کی یقین دہانی پہ بھروسہ کرتے اس کی مدد کرنے پہ آمادہ ہوا۔ وہ شکر کا سانس لیتی فوراً اس رکشے میں سوار ہو گئی۔ اسے راستوں کی الف بے تو معلوم نہ تھی، جب یہ اصفہان کے دیے گئے نقشے پر عمل کرتے کسی بھی طرح وقت سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ کر ایجنٹ 9 کا منہ توڑ دینا چاہتی تھی۔ لو باجی، آپ کی منزل آ گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد اس رکشے والے نے ایک سنسان جگہ اپنا رکشہ روکتے کہا تو اکتاہٹ میں ڈوبی عبیر کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور وہ لبوں پر طفلانہ مسکراہٹ لیے اس رکشے والے کا شکریہ ادا کرتے چہک کر رکشے سے اتری، مگر اطراف پھر کوئی اجنبی علاقہ دیکھ عبیر کے حواس باختہ ہو گئے۔ اسے فوراً نقشہ ڈالا جس میں اس مقام پر ایجنسی کے نزدیکی علاقے کا سائن بنا تھا، مگر یہ تو سرے سے وہ علاقہ تھا ہی نہیں۔ عبیر ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹی، مگر یہ کیا! وہ رکشے والا تو لمحے بھر میں یوں اوجھل ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ عبیر کا چہرہ غصے و بے بسی کے احساس سے دہک اٹھا۔ اس لمحے اسے اپنا دماغ مکمل طور پر شل محسوس ہوا، جیسے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود کر لی گئی ہوں۔ ایجنٹ 9 کا اسے اتنی دور قید کرنا، وہ جگہ ٹریکیبل نہ ہونا، اصفہان کا وہاں پہنچنا، اسے ڈرانا، یہ نقشہ دینا، گنجلک، سب گنجلک۔ وہ کیا مس کر رہی تھی؟ جھوٹ اصفہان نے بولا تھا یا ایجنٹ 9 نے، یا وہ دونوں نے؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ جس نتیجے پر پہنچے اس کا دل کیا کہ ان دونوں کا قتل کر ڈالے۔ تم نے اچھا نہیں کیا اصفہان، I just hate you۔ ٹھیک کہتا تھا وہ، ایجنٹ کسی کا مخلص نہیں ہوتے، تم بھی اسی کی طرح بے رحم ہو۔ اس نقشے کو مٹھی میں بری طرح مسل کر پھینکتے اس نے اپنے اعصاب پرسکون کرنے گہری سانس اندر اتاری اور پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے مخالف سمت چلنے لگی جہاں سے وہ آئی تھی۔ 15 جنوری 2023 عبیر کو اسپتال کے احاطے سے نکل کر گھبراہٹ زدہ تاثرات لیے بعجلت رکشے میں بیٹھتے دیکھ یمان بلا تعامل اس کے پیچھے نکلا تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے اس لڑکی کے پیچھے کھینچ رہا تھا۔ قریب 20 سے 30 منٹ کے کچے پکے راستے سے ہو کر وہ ایک پست علاقے میں موجود تھا جہاں صرف اینٹوں والے کچے مکان قطار سے بنے تھے۔ عبیر کو ان تنگ گلیوں میں گھستے دیکھ یمان کے قدم بھی گاڑی سے باہر نکل آئے اور کافی برق رفتاری سے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے سر، اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے عبیر نے مدھم سی آواز میں پیغام دیا۔ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات اور گھبراہٹ سے پاک تھا۔ گڈ، ناؤ گو انسائیڈ دا ہاؤس۔ اچھا اب گھر کے اندر جائیے۔ کمانڈ ملتے ہی عبیر مطلوبہ گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی، البتہ اس کونے والے بالکل الگ سلگ بنے گھر پہ دستک دیتے دیکھ یمان کے قدم اس سے کچھ فاصلے پر ہی ٹھہر گئے۔ 1 2 3 ٹھیک 3 لمحوں بعد وہ لکڑی کا دروازہ کھلا اور عبیر ایک خوف زدہ سی نظر اپنے اطراف ڈال کر اندر چلی گئی اور دروازہ واپس بند کر لیا گیا۔ نہ جانے کیوں پر عبیر کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ یمان کو اپنے سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور اس کے قدم بے ساختہ ہی اس گھر کی طرف بڑھے تھے۔ اس کا دل بے اختیار ہو رہا تھا اور روح بے چین، ان سب سنہری آنکھوں میں لہراتا گہرے خوف کا سایہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اس کے ڈر کی وجہ معلوم کرے۔ وہ مکمل سراپا حسن تھی، لیکن اس کی ان سحر زدہ آنکھوں میں ہلکورے لیتے خوف اس کے چاند سے حسن کو گرہن کی مانند داغدار بنا رہا تھا اور اس مجسمہ ساز کو قادر مطلق کے بنائے گئے اس حسین مجسمے میں نظر آتی ایک خامی سا کھٹک رہی تھی۔ وہ یمان تھا اور اسے بے عیب چیزیں پسند تھیں، اس لیے وہ جب بھی کوئی تخلیق کرتا تھا تو بے عیب کرتا تھا۔ وہ دنیا کا معروف و ماہر سنگ تراش تھا،
वो मशहूर था बेऐब मुजस्समे बनाने के लिए। अपनी सनाना सिफतों से मामूल मखरूती उंगलियों से वो जब भी कोई बुत तराशता तो ऐसा लगता कि मूरत बस अभी बोल पड़ेगी। यही वजह थी कि हर कोई उसके हुनर के फुसू में गिरफ्तार हो जाता था और लोग दूर दूर से आकर उसके बेऐब मुजस्समे खरीदे मुंह मांगी कीमत अदा करने तैयार रहते थे। लेकिन आज वो शख्स खुद कुदरत के बनाए गए इस बेऐब व कामिल हुस्न के मुजस्समे में बुरी तरह गिरफ्तार हो गया था। क्या तुमने कभी गौर किया है खालिक फितरत की सबसे हकीर मखलूक एक चूंटी पर, जो उसकी तख्लीक का अजीम व बेऐब शाहकार है। चूंटी की एक किस्म को नमुल असद कहते हैं। उस किस्म की चूंटी का सर शेर के मुशाबा और पिछला हिस्सा चूंटी के मुशाबा होता है। उसके जिस्म में 4 जबड़े, अंतड़ियाँ और दुम भी होती है। दुम में एक छोटा सा डंक होता है और इसके पास जहर की थैली होती है और पहलुओं में दोनों तरफ सांस लेने के लिए 2 सुराख होते हैं। चूंटी के सूंघने की कुव्वत बहुत तेज होती है। उसकी आंख दरअसल 200 आंखों का मजमुआ होती है। चूंटी के 6 पाँव होते हैं जिनके जरिए जमीन खोदकर अपना घर यानी बिल तैयार करती है। अलगर्ज उस छोटे से जिस्म में हवासे खमसा के मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं। क्या इन सब बारीकियों के बाद भी कोई उस खल्लाक़े आलम की बेऐबी का मुनहरिफ हो सकता है? बेशक वो हर ऐब से पाक व मुनज़्ज़ह है। उसकी तख्लीक़ात दंग कर देने की हद तक पेचीदा, गहरी और बेऐब है। बेशक कोई नहीं मासिवाय उस ज़ात किरदगार के जो ये दावा कर सके कि वो अहसनुल खालिकीन है। बेऐबी तो सिर्फ उसी को ज़ेबा है जो अपने गुनहगार बंदे के हर ऐब से वाकिफ़ होने के बावजूद भी उन पर अपनी रहमत व मसलहत से पर्दा डाले हुए है। पैसे कहाँ हैं? वो मेरा एक्सीडेंट। अबीर का कपकपाहट का शिकार जुमला जोरदार थप्पड़ की गूंज ने सल्ब कर लिया था। उस थप्पड़ की बदौलत सर में उठती शदीद टीस की लहर ने उसके नकोश में खिंचाव पैदा किया, जिसे जब्त करने वो अपना निचला लब शिद्दत से दांतों में दबा गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने सामने खड़े उस शख्स का हाथ तोड़ डाले जिसने उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी, मगर वो फिलहाल बेबस थी। उस वक्त वो अपनी पहचान उस शख्स पर तो क्या खुद पर भी आश्कार नहीं कर सकती थी। अबीर, तुम ठीक हो? कान में उभरती अस्फहान, जव्वाद, यामीन, सारिया, अब्दुल्ला, माहिर की फिक्र भरी आवाज़ सुनकर उसने अपना सुर्ख चेहरा उठाया। सिर्फ काशान और एजेंट नाइन ही थे जिनके लब सीधी लकीर में सख्ती से बाहम पैवस्त थे और नज़र टारगेट पे टिकी हुई थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके पैसे लेकर आ रही थी, लेकिन मेरा बैग चटा। उस हालत में इतनी शिद्दत से पड़ने वाले दूसरे थप्पड़ ने इस बार उसकी आंसुओं से भरी सब सुनहरी आंखें दर हकीकत धुंधला दी थीं, जबकि वो बदलिहाज शख्स उसके माथे और होठ के किनारे से निकलती खून की गाढ़ी लकीर की परवाह किए बगैर उसे बाजू से दबोचते वापस दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। इतने दिन से बहुत बर्दाश्त कर ली तेरी ड्रामेबाजियाँ, लेकिन अब नहीं, प्लीज़ मुझे मत निकालें। मेरे पास और कोई जगह नहीं है तो मर जा, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उस शख्स ने गज़बनाक लहजे में फुनकारते दरवाज़ा खोलकर उसे पूरी ताकत से बाहर धकेला, जिस पर अबीर गुमतसल्लिया लड़खड़ा कर गिरने ही लगी थी कि कुछ कदम के फासले पर इस्ताद यमान ने उसे सिरत से अपने बाजू में थाम लिया। यमान के लम्स को अपने शानों पर महसूस करते उसके बदन में चूंटियां रेंगने लगी थी, मगर वो सख्ती से आंखें बिच उस शख्स के सहारे से खड़ी रही। अलबत्ता दूसरी तरफ उस मुजस्सम साज चेहरे पर वो नील के निशान और माथे से निकलता खून नीली आंखों वाले शख्स की रग रग में एक हश्र बर्पा कर गया। तुम ठीक हो? अपने अंदर उबलते लावे को दबाते उसने बहुत फिक्रमंदी से इस्तस्बार किया तो अबीर ने उसके धुंधले अक्स को देखने की हिम्मत जुटाते भीगे कटोरे वाकिए, मगर अगले पल ही उन आंखों की नज़दीकी की ताब ना लाते वो इस मर्तबा हकीकत में अपने होश व हवास से बेगाना होकर उसके सीने पर झूल गई। हे! यमान ने बर वक्त उसे अपनी गिरफ्त मजबूत करते गाल थपथपाए, मगर अबीर में कोई जुम्बिश न हुई, जिसे देख उसने उसे किसी कीमती शय की मानंद मजबूत बाजुओं में उठा लिया और एक खैर आलूद नज़र दरवाजे पे फ़क्त सूरत लिए खड़े उस शख्स पर डाली और सर को नफ़ी में हिलाते वहाँ से निकल गया। उसके इशारे में तंबी वाज़े थी। फ़िलहाल उसे सिर्फ अपने बाजुओं में मौजूद इस लड़की की फ़िक्र थी, लेकिन कोई और भी था जिसके चेहरे पे ये मंजर देखकर चट्टानों से सख्ती नमूदार हो गई थी। जबड़े की हड्डियां तन गई थी, माथे के बल गहरे हो गए थे
आंखों में शदीद नागवारी की नमी और बहची हुई मुट्ठियों में उस शख्स की जान ले लेने की ख्वाहिश ने शिद्दत से सर उठाया था। 2 जनवरी 2023। या अल्लाह, दोपहर अब रफ्ता रफ्ता शाम की ठंडक में तहलीर हो रही थी। सुर्ख चेहरा और फूली सांसें लिए हाँफते कांपते हुए समारा तक कैसे और कितना ख्वार होने की बहुत पहुंची थी, ये बस वही जानती थी। अंदर दाखिल होने के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों पर अपनी आइडेंटिटी अप्रूव करवाने के बाद वह हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ी। उससे इस तरह उजलत में दौड़ते देख गार्ड से लेकर ट्रेनर और ट्रेनिंग पर मौजूद नौज़ायदा ट्रेनी सब फरते हैरत में मुब्तला थे। थोड़ी देर में वो मतलूबा ऑफिस की दीवार पर लगी मशीन पर एक मखसूस कोड इंसर्ट करती अंदर घुसी और तेजी से लंबी लंबी राहदारियों को पार करती बेसमेंट को जाती नीम अंधेरे में डूबी सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियों का इख्तिताम फिर एक राहदारी नुमा लंबे हिस्से में हुआ था, जहाँ काफ़ी हसास और सामान रखे कमरे और हेड्स के ऑफिस के साथ मीटिंग रूम भी मौजूद था। बिलाकर वो अपने थकन से चूर कदमों की रफ्तार मजीद तेज करते सबसे आखिर वाले कमरे का दरवाजा धकेलती अंदर आई और गहरी गहरी सांसें लेते सबकी तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। मगर माँ सिवाय सरबराही कुर्सी के उसे हर नशिस्त मुकम्मल खाली नजर आई। सर, उसे अपनी हाँफती आवाज़ खुद किसी कुएं से आती महसूस हुई थी। सारा बदन पसीने से तर था, हाथ पैर भी शल महसूस हो रहे थे, दिल भी इंतहाई तेजी से धड़क रहा था। नीम अंधेरे में डूबा कमरा उसे हैरान कर रहा था, मगर वो फिर भी हिम्मत जुटाए सरबराही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठे जनरल रजा से बात करने आगे बढ़ी। मगर इस कुर्सी पर विराजमान शख्स के अपनी जाने पलटने पर उसकी आंखें फटी रह गईं। बट आप मीटिंग के लिए पूरे 3 घंटे 7 मिनट और 25 सेकंड पहले आ गई हैं कैप्टन अबीर। मीटिंग ठीक 7:30 बजे शुरू होगी। नाउ गो एंड टेक सम रेस्ट, क्योंकि आज रात हमें मिशन के लिए निकलना है। अल्फाज थे या चेहरे पर पड़ने वाला चाबुक के अबीर को लगा जैसे उसके जब्त के तमाम पैमाने लबरेज हो गए हों। हाउ डेयर यू। वो जो आंखों में इस्तेज़ाई मुस्कुराहट मगर तासरात में अजली सर्दगी लिए उस पर बिजली गिराता दरवाजे की तरफ बड़े इत्मीनान भरे कदम बढ़ा रहा था। अबीर के अचानक से अपने बाजू खींचकर दोनों हाथों से गिरबान दबोचने पर दंग रह गया। ये जानने के बावजूद भी कि सीनियर ऑफिसर को डिसरेस्पेक्ट करने की सूरत में उस लड़की को यहाँ से फारिग किया जा सकता था, वो इंतहाई बेखौफी से आंखों में लहू लिए उन बुरी माइल सिया बादामी आंखों में आंसू लिए बिना पल के झपके देख रही थी। टेक ऑफ योर हैंड्स राइट नाउ। वो अपनी इस तौहीन पर उसका खूबरू चेहरा जबकि लाली छलका रहा था, पर फिर भी वो नहायत धीमे से उकराया। नहीं तो क्या करोगे? फिर से वो घटिया सजा दोगे? रोने की वजह से उसकी आवाज़ अब फटने लगी थी। मैंने कहा अपने हाथ हटाओ। लहजे की सर्दगी के साथ साथ उसके नकोश का तनाव मजीद बढ़ने लगा। उन आंखों और रगों को जमाते ठंडे लहजे ने लम्हे भर के लिए अबीर को सहमाया था, मगर इस वक्त वो अपना तमाम खौफ पसपुश डाले ढीठ बनी खड़ी रही। नहीं हटाऊंगी जब तक तुम बता नहीं देते कि तुमने मेरे साथ ये घटिया खेल क्यों खेला। उसके लहजे में जिद थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिद मुकाबिल के अंदर के शेर को ललकार रही थी, जिसे वो बद्दखत सुलाए उस लड़की के काफ़ी नज़दीक खड़ा था। तो तुम नहीं हटाओगी? उसका सवाल तायदी था। जवाबन अबीर की गिरफ्त उसके जैकेट के कॉलर पर मजीद सख्त हुई, जिस पर एजेंट नाइन ने सर को हल्की सी जुम्बिश देते अपनी आंखें बंद करके खोली और अगले लम्हे उसके दोनों हाथों को अपनी कलाई में जकड़कर उसी कुछ से लगाते हथकड़ी में कैद कर दिया। आह! जिस्म का वैसे ही अंग अंग दुख रहा था, ऊपर से अपने हाथों को एक बार फिर बुरी तरह कैद होते देख वो तड़प कर रह गई। खोलो, हाथ खोलो मेरे। सब सुनहरी आंखें लबालब भर आई थी। शहर के सारे रास्ते अच्छे से हिफ्ज़ करने के बाद अपने हाथ काबू में रखना सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैप्टन अबीर। आज छोड़ रहा हूँ। आइंदा ये जुर्रत की तो ये नौकरी और अपनी वक्ती बहादुरी दोनों बहुत अच्छे से भूल जाएंगे आप। अपने हाथ आज़ाद करने की तकदों में उसके बिन आब मछली की तरह फड़फड़ाते वजूद को बाजू से दबोचे अपने नज़दीक किए। वो खतरे बेलचक लहजे में तंबी करते उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल गया, जबकि अबीर ने कोफ्त बेबसी की शिद्दत से अपनी आंखें मीच ली। अगर वो शफाक था तो इंतहा की हद तक शफाक था। उससे रहम या हमदर्दी का जज्बा एक्सेप्ट करना सरासर बेवकूफ़ी थी, और ये बात कैप्टन अबीर को साल भर पहले बहुत ही अच्छे से मालूम हो चुकी थी। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा एजेंट नाइन, चुकाना होगा। मुझे दिए गए हर जख्म का हिसाब तुम्हें सूद समेत चुकाना होगा। शाने की मदद से अपने भीगे गाल रगड़ती वो उस हाल में हॉस्टल जाने रवाना हो गई। कम अज कम वहाँ जाकर 2 घंटे तो सुकून की नींद सो सकती थी।
15 अगस्त 2019 रात बहुत तारीक थी। उस बंगले के लॉन में मध्यम रोशनियां झलमिला रही थी। दरख्तों में हवा का धीमा धीमा सूर बख्श सा शोर था। ऐसे में वो अपने कमरे से निकलकर बहुत खामोशी से कर्नल असद के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। जब से डॉक्टर मदिया ने उनकी तबीयत की नासाजी के बारे में बताया था, उसका दिल बहुत बेचैन था। जब भी वो बस एक बार उन्हें देखना चाहती थी। मतलूबा कमरे की तक रसाई हासिल करके उसने बहुत धीमे से नॉब घुमाते दरवाज़ा खोला, मगर अंदर सिर्फ डॉक्टर मदिया को सोते देख वो मायूस पलटती कमरे में जाने को मुड़ी थी कि उसकी नज़र स्टडी के रोशन फानूस पर पड़ गई। तथहीर के ख़त्म मैकेनिकी तौर पर वहाँ के लिए बढ़ गए थे। कुछ सादियों के बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कर्नल असद सोफे पर लेटे एक तस्वीर अपने सीने पर रखे नहीफ आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी पलकों से बहते आंसुओं को देख तथहीर को समझ नहीं आया कि कैसे उनकी अजियत ख़त्म करे। उसे नहीं मालूम था कि वो किसकी तस्वीर थी जिसे सीने से लिपटाए वो ऐसा तड़प रहे थे। उसे सिर्फ यह मालूम था कि आज 3 महीने बाद उसके दिल ने फिर से एक जज्बा महसूस किया था, अजियत का जज्बा, तकलीफ का जज्बा, कुछ खो देने का जज्बा। न जाने क्यों वो उन्हें अजियत में मुब्तला नहीं देख पा रही थी। काफ़ी देर यूं ही बुत बने खड़े रहने के बाद बिलाखिर उस लड़की ने अपने कदमों को उनकी जानिब जुम्बिश दी और बहुत आहिस्तगी से वो तस्वीर उनके सीने से अलहदा करते बगैर देखे ही टेबल पर औंधी रख दी। फिर किचन से जाकर पानी और एक कपड़ा ले आई और सोफे के नज़दीक बैठते उनके बुखार से जलती पेशानी पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। आहा आहा, मेरी हीरे के हाथों में तो जादू है गुलबानो, देख मेरा सारा दर्द चला गया। दिल की उजड़े तहखाने से एक भूली बसरी याद यखलखती जहन के पर्दे पे सायादार हुई थी, जिसके बायस तथहीर के हाथ कपकपाने लगे और आंखें लबालब आंसुओं से डुबडुबा गईं। बाबा बहुत कोशिश के बावजूद उसके लबों से बहुत धीमी सी एक दिलसोज सरगोशी बरामद हुई जो कर्नल असद को आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। हीर मेरी बेटी। उसका वजूद हिचकियों की जद में थे। वो घबराहट से उठ बैठे थे मगर वो वहाँ से भागती हुई चली गई। गुजरे 3 महीनों में पहली बार उसकी मासूम आवाज़ और वो लफ्ज़ सुनकर कर्नल असद की आंखें भीग गई थी। मेरी बेटी, आपको अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ना होगा। आपको फिर से जीना सीखना होगा। मैं अपने बेटे की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। मेज़ पर उल्टी रखी शराब की तस्वीर उठाकर वापस सीने से लगाए वो अपनी आंखें मूंद चुके थे। जारी है। प्यारे दोस्तों, किस्त आपको कैसी लगी? इसका रिव्यू शेयर करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त जल्दी अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।